साथियों, जय आदिवासी, जय महात्मा फुले। आज का दिन हम तमाम मूल निवासियों के लिए, मूल निवासी समूहों के लिए, भारत के मूल निवासी इतिहास के लिए, इस देश के शोषित पीड़ित जनता के लिए, इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। क्योंकि आज क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले पर जो चर्चा की जा रही है या की जाती रही है, या उनके इतिहास को जो लिखा गया है वो पक्षपातपूर्ण लिखा गया। महात्मा ज्योतिबा फुले एक विचार है जो इस देश के मनुवाद को, इस देश की असमानता को, इस देश के शोषण को उजागर करता है और उन शोषण की जड़ों को खोजने में हमारी सहायता करता है, जिसे हम सत्य शोध बोलते हैं। क्योंकि सत्य शोधक जो कंसेप्ट महात्मा फुले की थी, वो किसी भी समस्या के मूल में जाने की कंसेप्ट थी। आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले को समझने की कोशिश करेंगे, ज्योतिबा फुले के विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे, उसके इतिहास को नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। आज हमारा जो सेशन था वो 3-4 बजे का सेशन था। किसी कारणवश हम सब आपके पास में लेट आ रहे हैं, किसी कारणवश हम लेट हो गए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। साथियों, मेरी नजर में आज महात्मा फुले का जन्मदिन है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं महात्मा फुले का जन्मदिन नहीं मान रहा हूं इसको। ये शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, शिवाजी महाराज के विचारों का जन्मदिन है, हिंदवी स्वराज्य के विचारों का जन्मदिन है। ये महात्मा फुले अगर नहीं होते, महात्मा फुले हमारे बीच में नहीं आते, तो हमको शिवाजी महाराज को समझने का मौका नहीं मिलता, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने का मौका नहीं मिलता, उनकी पुरातन आदिवासी संस्कृति पर आधारित राज्य व्यवस्था को समझने का मौका नहीं मिलता। यह सच्चाई है। महात्मा ज्योतिबा फुले के साहित्य में इस देश के ओबीसी को, इस देश के दलित को, इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को आदिवासियों के वंशज बताया गया है। यह सच्चाई है कि वो आदिवासियों के वंशज है। भारत पे आक्रमण हुआ, आर्य आए, यहां के लोगों को मारा, उनकी बहुत निर्मम हत्या की, उन पे अनेकों अत्याचार किए, जिसकी वजह से ये लोग जंगल और बाकी क्षेत्रों में जाके रहने को मजबूर हो गए। साथों साथ महात्मा फुले के साहित्य में एक चीज बहुत मार्मिक है कि उन्होंने इस देश को कृषि संस्कृति पर आधारित देश माना है, और कृषि संस्कृति पर आधारित देश का दूसरा मतलब है कि यहाँ की जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। जो देश का 80% हिस्सा है वो कृषि संस्कृति पर जीवन जी रहा है। उस संस्कृति की वकालत करने वाले महामानव का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमें शिवाजी महाराज समझाया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमें हिंदवी स्वराज्य समझाया। हिंदू स्वराज्य नहीं, हिंदवी यानी सांस्कृतिक शब्द है, मातृसत्तक शब्द है। हिंदू यानी पुरुषात्मक शब्द है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते तो यह धार्मिक शब्द के रूप में देखा जाता है, लेकिन हिंदवी राष्ट्र की जो बात करते हैं वो सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, जिसके अवशेष मोहनजोदारो हड़प्पा तक जाते हैं। हिंदवी का मतलब हिंदू नहीं होता है। हिंदवी ये सिंधवी शब्द का अपभ्रंश है। हिंदू ये सिंधु का अपभ्रंश नहीं है, हिंदवी ये
सिंधवी का अपभ्रंश शब्द है। मराठी में हिंदवी ये शब्द जो है ये मातृसत्तक शब्द है और इसी व्यवस्था को सामने लाया गया। इसी व्यवस्था में माता जिजाऊ को राज्य प्रमुख बनाया गया। इसी आदिवासी संस्कृति की वजह से जिजाऊ को सती होने से बचाया गया। उन्हें सती होने के बजाय राज्य की सत्ता सौंपी गई, उनको राज्य का कारोबार सौंपा गया। इस पूरे परिक्षेप में अगर हम देखते हैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जो जीवन है यह महाराष्ट्र नहीं भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन के कुछ किस्से, कुछ मनुवादियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को बहुत कमतर आंकने की कोशिश की है। आज पूरा ओबीसी समाज जो किसानी करता है, किसानी मजदूर है, कि खेत मजदूर है, ऐसा ओबीसी समाज, चाहे वो तेली हो, कुंभी हो, पवार हो, लोधी हो या और कोई अन्य लोहार हो, सुतार हो, ऐसे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, इन्होंने महात्मा फुले को समझने की कोशिश नहीं किया। इनके सामने धर्म परोस दिया गया। धर्म में इनके सांस्कृतिक अवशेष नहीं मिलते हैं, संस्कृति में इनके सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं, इनके शोषण और दमन का इतिहास मिलता है। धर्म बोलने के बाद एक नशे में आ जाता है व्यक्ति, उसको अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपनी पहचान के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया गया। इतना ज्यादा उसके दिलो दिमाग में धर्म का प्रभाव खड़ा किया गया। सत्यशोधक समाज की जो कंसेप्ट थी महात्मा फुले की, वो धर्म के खिलाफ में संस्कृति और समाज का संशोधन करने की कंसेप्ट है, जिसको आइडियोलॉजी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल सिस्टम, जो तत्वज्ञान है वो इस देश की समाज व्यवस्था का इन्वेस्टिगेशन यानी उसका संशोधन करने की ताकत, उसमें शोध करने की ताकत और उसको माध्यम बनाया जा सकता है वो विचारों को। ये है महात्मा फुले की सत्यशोधक समाज की कंसेप्ट। ऐसी कंसेप्ट दुनिया में किसी व्यक्ति ने नहीं रखा जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी है। महात्मा ज्योतिबा फुले हम तमाम लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक भगवान के समकक्ष नाम है। इस देश के किसान का पहला भगवान महात्मा ज्योतिबा फुले हो सकता है। इस देश के मजदूरों का पहला भगवान महात्मा ज्योतिबा फुले हो सकता है। इस देश की समाज व्यवस्था का विरोध और उसके खिलाफ विद्रोह खड़ा करने का काम करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले का हो सकता है। चाहे फिर वो ब्राह्मण महिला क्यों ना हो, वो भी कर्जदार है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। पूरा देश कर्जदार है महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का। आप मेरे को बताइए कोई इतिहास ऐसा जहां ब्राह्मण द्वारा, मनुवादियों द्वारा कोई स्कूल खोला गया होगा और उसमें महिलाओं को स्थान मिला होगा, दबे कुचले लोगों को स्थान मिला होगा समाज के। पढ़ाई का महत्व यानी शिक्षा का महत्व, इस देश को एजुकेटेड बनाने वाला टीचर ऑफ एजुकेशन, इंडियन डेमोक्रेसी के टीचर ऑफ एजुकेशन अगर कोई है तो महात्मा ज्योतिबा फुले है। आज हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दे दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले के फॉलोअर थे, उनके शिष्य थे। अब उनके शिष्य को देने के बाद गुरु को महात्मा भारत रत्न की उपाधि देना, यह उनका अपमान है। अब जरूरी हो गया है कि कुछ ऐसी चीजें खड़ी की जाए जो इनके प्रॉपर सम्मान को उजागर करे। महात्मा ज्योतिबा फुले वो नाम है जिसने शिवाजी महाराज को न्याय दिया, उसकी विचारधारा को न्याय दिया इस व्यवस्था में। उनके शिवाजी महाराज की तरफ एक अलग एंगल से देखने की जो दृष्टिकोण हमारे में आई है वो महात्मा ज्योतिबा फुले की वजह से आई है। पूरा देश उसका ऋणी है, नहीं तो मनुवाद में शिवाजी महाराज का ही नहीं दिखाई देता है। शिवाजी महाराज को शेतकरी बोला, यानी किसान बोला है, किसानों का राजा बोला है। और वो पॉलिसीज जो थी शिवाजी महाराज की, जो उन्होंने लागू की थी किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, उस पॉलिसी के अंतर्गत महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको, जिस किसानों का देवता बोला है शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज का इतिहास ब्राह्मणिकल इतिहास हो ही नहीं सकता है, धार्मिक इतिहास हो ही नहीं सकता है।
सिंधवी स्वराज्य का इतिहास ये धर्म का इतिहास नहीं है, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किए गए हैं। मैं ये जवाबदारी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसके ऊपर 6 साल से काम किया है। मैं 6 साल बाद उस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो सांस्कृतिक समाज व्यवस्था का इतिहास रहा है। उनकी जो व्यवस्था थी वो गण व्यवस्था से प्रेरित व्यवस्था थी। उनकी व्यवस्था में महिलाओं का स्थान सर्वोच्च था और वो आदिवासी संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित थे, क्योंकि महादेव कोड़ी और मराठा ये समानार्थी शब्द थे उस समय। महादेव कोड़ी आदिवासी वंश के लोग हैं और मराठा उनके वंशज हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्लियर किया कि ये इस देश के मूल मालिक थे। मराठा मूल मालिक था, यहाँ का पवार मूल मालिक था, यहाँ का लोधी मूल मालिक था, यहाँ का कुनबी मूल मालिक था, यहाँ का तेली मूल मालिक था। हमारे में झगड़े लड़ाया गया है। ये पूरी व्यवस्था को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया गया है। ये झगड़ा लगाने का काम जो हुआ है ये समझने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर पवारों में और तेलियों में झगड़ा लगाना है तो एक कहावत मनुवादियों ने डाल दी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। ये किसी को नहीं मालूम कि राजा भोज की सेना में कौन कौन लोग थे, उनका एडवाइजर कौन थे, उनकी जमीन किसकी थी, राजा भोज को राजा किसने बनाया। क्या ब्राह्मणों ने बनाया, मनुवादियों ने बनाया, या और कोई बाहर से आया उनको बनाने वाला? उनको राजा किसने बनाया? अगर इसका शोध लेंगे हम तो हमको समझेगा कि ये आदिवासी व्यवस्था का ही हिस्सा है। दोस्तों, देश में समय आ गया है अपने सांस्कृतिक मूल की तरफ जाने का, सांस्कृतिक मूल की तरफ जाने का, अपने रूट्स की तरफ जाने का कि हम कौन है, क्या है, किसके वंशज है। हमको तो नशे में रख दिया गया है। एक नई थेरी देश में डाली गई, सब मूल निवासी है। ये थेरी राष्ट्रीयता के नाम पे डाली गई है कि सब देश के सभी लोग मूल निवासी है, मूलवासी है। मैं आपसे पूछता हूं, ये देश किसके हाथों में है? किनके हाथों में है ये देश? बोल कौन रहे हैं ये? क्यों बोला जा रहा है? इससे कौन आदमी चुपता है? कौन अपने आप को छुपाने के लिए ये राष्ट्रीयता का खोखला आपके सामने थेरी रख रहे हैं? खोखली थेरी, यूटिपेन थेरी, यूटिपेन थेरी ऑफ नेशनलिज्म। ये थेरी गलत थेरी है। इसी थेरी को बनाने वाले लोगों ने संभाजी महाराज को जो सजा दी है वो मनुस्मृति में उल्लेखित सजा दी गई। वो इस्लाम में नहीं थी, वो मनुस्मृति में उल्लेखित सजा संभाजी महाराज को दी जाती है। मनुस्मृति में उल्लेखित सजा बाबूराव शर्मा के को दी जाती है। मनुस्मृति में उल्लेखित सजा राघोजी भांगरे को दी जाती है। मनुस्मृति में उल्लेखित सजा बिरसा मुंडा को दी जाती है, रानी अवंतीबाई लोधी को दी जाती है। ये चीजें हमको समझने योग्य है। ये आज जरूरत है इसको समझने की। हम कंफ्यूज हो गए हैं। देश में सांस्कृतिक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया गया है। इसको कल्चरल कंफ्यूजन बोलते हैं हम लोग। ये कल्चरल सैचुरेशन खड़ा कर दिया गया है कि संस्कृति के पार्ट को उभर के ही नहीं आने दिया गया है। एक धार्मिक स्वरूप को खड़ा करके लोगों को संस्कृति से दूर करने का ये तरीका है। जब आप महात्मा फुले के सत्यशोधक समाज को पढ़ते हो तब आप अपने सांस्कृतिक मूल की तरफ जाते हो। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो दीक्षा ली वो भले बौद्ध धर्म की दीक्षा ली होगी, लेकिन जो उनकी 22 प्रतिज्ञा है, जो प्रतिज्ञा है उनकी 22 प्रतिज्ञा, वो सत्यशोधक समाज की कंसेप्ट पर आधारित है। क्या नहीं करना है ये पहले, क्या करना है वो सेकंड फेज में है। क्या नहीं चाहिए हमको, कौन नहीं चाहिए हमको, ये पहले तय करना है। हमारे लिए धर्म ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए संस्कृति ही ऑप्शन है। इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ही खड़ा करना पड़ेगा। धार्मिक राष्ट्रवाद इस देश की आत्मा नहीं है। इस देश के मूल जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ है और महात्मा फुले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक है। वही महात्मा फुले लोकमान्य तिलक की जमानत लेते हैं। वो जातिवादी हो सकते हैं क्या? आप कंपैरिजन कीजिए किसी भी महापुरुष का।
यहां जाति और उसकी बात नहीं है। महात्मा फुले जी का और आप आरएसएस की मूवमेंट का आप कंपैरिजन कीजिए, उसकी तुलना कीजिए, क्या बात है। इतनी बड़ी क्रांति करने वाली विचारधारा इस देश में मेजोरिटी में नहीं आई। इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाली विचारधारा इस देश में मेजोरिटी में नहीं आई। जिस विचारों से इस देश की महिलाओं को पढ़ने नहीं मिला, जिन विचारों से इस देश के दलितों को पानी नहीं मिला, उनको कपड़े नहीं मिले, जिन विचारों की वजह से आदिवासियों के बदन पे कपड़े नहीं है, जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गए, उन विचारों के लिए आज वो विचार बहुसंख्यकवादी विचार हो गए, बहुसंख्यावादी विचार हो गया वो। और जो विचारों ने हमको पढ़ना सिखाया, जिन विचारों ने हमको स्वाभिमान खड़ा करना सिखाया, जिन विचारों ने हमको मानवता सिखाई है, जिन विचारों ने इस देश की व्यवस्था के खिलाफ हमको लड़ना सिखाया, वो विचारधारा माइनॉरिटी में आ गई है, वो अल्पसंख्या में है। ये पहली हार है, आइडियोलॉजिकल हार है हमारी। भारत के किसानों की, मजदूरों की, ओबीसी की, दलित की, धार्मिक अल्पसंख्याओं की, आदिवासियों की जो वैचारिक हार है वो ये है कि महात्मा फुले के विचारों से हम ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। महात्मा फुले के विचारों को हमने अपने दिमाग का केंद्र बिंदु नहीं बनाया, हमारे विचारों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया। महात्मा फुले पर हम काम नहीं किए या महात्मा फुले को समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी आबा बाबा आता है, हमको समझा देता है, क्या वो हमारी पहचान दिला सकता है, हमारा आरक्षण दिला सकता है, हमारा संरक्षण दिला सकता है, हमारे बाल बच्चों की जो हमारी आने वाली जनरेशन के जीवन के बारे में बता सकता है? ये आपको धार्मिकता में नहीं मिलेंगे। आप कोई भी धर्म में जाइए, आप में सामाजिकता आना बहुत जरूरी है। आपको अपनी सांस्कृतिक मूल की तरफ जाने का संदेश महात्मा फुले के जीवन से मिलता है। महात्मा फुले की वजह से आज महिलाएं इस देश में पड़ी है। कोई इस बात को नकार सकता है, इस बात का कोई क्रिटिसाइज कर सकता है इस बात को? महात्मा फुले के पहले कोई इस चीज को किसी तरीके से सामने लाया? महात्मा ज्योतिबा फुले की जो लाइन थी, जो उनका काम करने का तरीका था, एक ऐसे बेल्ट में जहां पूरा मनुवादी सिस्टम था, जहां पूरा ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर पे आधारित सिस्टम था, उस जमीन पर महात्मा फुले का काम मामूली काम नहीं है। इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति में काम करने का अनुभव तो बाबा साहब को भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये लोग मनुवाद का शिकार हुए हैं, ब्राह्मणवाद का शिकार हुए हैं। इनके साथ उस तरीके का भेदभाव हुआ है, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले रहे, अंबेडकर रहे, या पंजाब राव देशमुख रहे, या तुकाराम महाराज रहे, या तुकडोजी महाराज रहे, या छत्रपति संभाजी महाराज रहे, या शिवाजी महाराज रहे। ये भी अपमानित किए गए हैं जिन विचारों ने हमारे छत्रपति महाराज को अपमानित किया है। हिंदुत्व और हिंदवी स्वराज्य की विचारधारा को परखने नहीं दिया हमको। वो विचार हमारे बीच में कैसे आदर्श हो सकते हैं? किस तरफ हम जा रहे हैं? कौन सी दुनिया की तरफ जा रहे हैं? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा ऐसा सोचिए कि जिस तरीके का प्रभाव पूरे देश में आज सावरकर जी के बारे में चर्चा हो रही है, जिस तरीके से उनको पॉलिटिकलाइज कर दिया गया, उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं समझा नहीं आज तक के महात्मा फुले पे क्यों नहीं हुआ? महात्मा फुले पे चर्चा क्यों नहीं हुई? मेरे दिमाग के बाहर हो गया ये कि सावरकर पे देश में चर्चा होती है और महात्मा फुले पे नहीं होती। सावरकर जी की जो विचारधारा है और महात्मा फुले की जो विचारधारा है, वो क्या देश को दोनों विचारधारा में से कौन सी विचारधारा आज के तारीख में प्रासंगिक नजर आती है? हम धार्मिक कट्टरता या धर्म का आदर्श रखने का एक नया अनुभव आ सकता है, एक आधुनिक विचारधारा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस देश में आज भी सामाजिक विषमता है, इस देश में आज भी शोषण है, इस देश में आज भी जाति के नाम पे शोषण हो रहा है, इस देश में आज भी एक जाति सबसे ऊपर और बाकी जाति उसके नीचे, ये व्यवस्था है। इसको कोई झुटला सकता है? नहीं झुटला सकता है। भारत में गांधी जी, इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा ली है। डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा ली है। बाबा साहब को हमने भारत रत्न दे दिया,
महात्मा फुले को कौन सा रत्न कहोगे आप? कौन सी उपाधि दोगे? बाबा साहब तो महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लिए और उनको ये किए, वो तो उनके शिष्य थे। महात्मा ज्योतिबा फुले का क्या? ऐसे समय महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न देने की बात करना, ये महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का अपमान है। विशेष करके आज आदिवासियों में चर्चा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने पहला साहित्य लिखा इस देश में, जिस आदमी ने फर्स्ट मैन ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजी who has proved that tribals are the indigenous people of India, जिन्होंने पहले इस बात की वकालत की कि इस देश के जो गोंड, भील, कोल, ये जो लोग हैं ये मूल मालिक थे, यहाँ के उस वंश के लोग मूल मालिक थे, यहाँ के शूद्र मूल मालिक थे, यहाँ के अतिशूद्र मूल मालिक थे। ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने बोला है। 2000 उनके जाने के बाद, महात्मा ज्योतिबा फुले के जाने के बाद 110 साल बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पॉलिसी दूसरी तरफ जारी है कि आदिवासी नहीं, सभी मूल मालिक है। यह स्टेटमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट का अनादर नहीं है? यह स्टेट इस देश के मूल आदिवासियों का अनादर नहीं है? यह स्टेटमेंट क्या इस देश के ओबीसी का अनादर नहीं है? इस देश के दलितों का, अल्पसंख्यकों का अनादर नहीं है क्या? यह उनके खिलाफ में नहीं जा रहा है क्या? हम कौन सी तरफ जा रहे हैं, किस व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, यह सोचना बहुत जरूरी है। महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा परिवार, उनका जीवन इस देश के मानवता और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। उनसे प्रेरणा कैसे ली जाए? उनसे प्रेरणा की बात करते हैं सब लोग। आज भी पूरे देश में महात्मा ज्योतिबा फुले को जाना नहीं गया, उनके साहित्य को दबाया गया, क्योंकि वो मनुवाद विरोधी साहित्य है। आज भी उनके साहित्य को देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में छपाने में कंजूसी की गई, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। महात्मा ज्योतिबा फुले के साहित्य की आवश्यकता इस देश की समाज व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इस देश में, देश के प्रत्येक मानव को पुनर्जीवित करती है, उसमें सांस्कृतिक एकता की बात करती है, उसमें मानवता पैदा करने वाली विचारधारा है महात्मा ज्योतिबा फुले की। आज बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती, और जयंती के दिन बिरसा ब्रिगेड ऐसा मानता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती यानी शिवाजी महाराज के विचारों का प्रारंभ दिवस होता है, क्योंकि शिवाजी महाराज की एक एक चीज का संशोधन करने वाला कोई व्यक्तित्व इस देश में है तो महात्मा ज्योतिबा फुले है। महात्मा ज्योतिबा फुले की वजह से शिवाजी महाराज सामने आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास की वजह से बुद्ध सामने आते हैं। बिरसा मुंडा के प्रयास की वजह से पूरी सिंधु संस्कृति सामने आती है। टंट्या भील के प्रयास की वजह से पूरा शोषण और दमन और ये जो सह्याद्री से सतपुड़ा तक के जो क्षेत्र है भारत का, वो सामने आता है। वास्तविक आदिवासी भारत का इतिहास सामने आता है। महात्मा फुले का साहित्य इस देश के किसान के जमीर को छूता है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो धार्मिकता की तरफ जा रहे हैं। वो अगर सामाजिकता और सांस्कृतिक तरीके से जीते तो वो आत्महत्या नहीं करते। जो खाना उगाता है, जो दूसरे को जीवित रख रहा है, वो कैसे आत्महत्या कर लेगा? यह पहला देश है, इसलिए कर रहा है क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले का जो तत्व ज्ञान है, जो उसकी सोशियोलॉजिकल आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को फेल किया गया है। क्या ब्राह्मण महिला को महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन से मदद नहीं मिली? ब्राह्मण भाई को नहीं मिली मदद? आज पढ़ रहे, लिख रहे, अपने घर में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे, समाज में बात कर रहे हैं। लोग आए, चाहे किसी भी जाति का हो, उसने देश में और सामाजिकता के लिए, समाजवाद के लिए और मानवतावाद के लिए काम किया है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले को याद करना, इस देश में गांधी जी को राष्ट्रपिता की पदवी दे दिया। एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसका कोई मायने नहीं रखती है सब चीजें, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस और कॉमन सोच की तरफ से बाबा साहब को हमने भारत रत्न बोल दिया। बाकी लोगों ने अलग अलग तरीके से किसी को वीर बोल दिया, किसी को फलाना, किसी को फलाना। मैं भारत के वो नागरिकों से पूछ रहा हूं जो महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशज है, उनसे पूछ रहा हूं कि आप कौन सी पदवी देना चाहते हो महात्मा ज्योतिबा फुले को? जिस तरीके से ओबीसी समाज बिखरा हुआ है, उसमें सामाजिक एकता के जो सूत्र है उसको पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया गया है।
ये सच्चाई कोई मानता है क्या कि भाई इनके जो डीएनए है एक जैसे है ओबीसी के, एक जैसे भी है और पूरी तरह समान है। देश के पूरे ओबीसीओ के डीएनए एक जैसे समान है। इसलिए जाति आधारित जो जनसंख्या है, जो जनगणना है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पता चल जाएगा इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी होने के बावजूद जो व्यवस्था है वो ओबीसीओ को कहीं स्थान नहीं दे पा रही है, या व्यवस्था में ओबीसीओ का क्या स्थान है, प्रश्न चिन्ह बन गया है। जहां ओबीसीओ का स्थान नहीं है वहां आदिवासियों का कैसे स्थान हो सकता है, वहां दलितों का कैसे स्थान हो सकता है? ये कॉमन सेंस की बात है। आज का दिन उस सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के लिए समर्पित है। बिरसा ब्रिगेड की तरफ से मैं एक शब्द इस देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको भगवान बोलते हैं। मैं भगवान से बड़ा शब्द महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले को एक ऐसे शब्द से नवाजा जाए जो देश में किसी को ना दिया हो, क्योंकि अब भारत रत्न देने के लिए हम उस लायक नहीं रहे। ये बहुत पहले इस देश ने याद कर लेना चाहिए था। मंडल कमीशन बनता है ओबीसी पर, लेकिन वही मंडल कमीशन के चाहने वाले लोगों ने कभी महात्मा ज्योतिबा फुले को सामने नहीं लाया। पार्लियामेंट में महात्मा ज्योतिबा फुले का फोटो ये आया है, पुतला है क्या? लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था में महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान नहीं है। बिल्कुल गलत, बहुत बड़ा योगदान है। उस पर चर्चा कभी हम बाद में करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले की वजह से आज हमको शिवशाही समझ में आ रही है। साथियों, दुख इस बात का है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों पर आधारित आंदोलन जिस व्यवस्था और जिस वर्ग के लोगों ने चलाना चाहिए था, उन्होंने आज महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों से बेईमानी कर ली। उनमें हम भी शामिल हैं। आज के दिन भले ही महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती रही होगी, लेकिन हमारे लिए यह सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन दिवस के रूप में है। हमने इसको गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का और उनके विचारों को इस देश में जो स्थान मिला है, वही स्थान हमको मिला है। अगर हम उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया। इसका मतलब यह है कि हमारे सामाजिक अस्तित्व का भी राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया, हम में भी राष्ट्रीय सामाजिक एकता निर्माण नहीं हो पाई है। ये बहुत जरूरी है। आज के दिन मैं आप तमाम लोगों को विनती करता हूं कि यह दिन हमारे लिए सामाजिक चिंतन का दिवस है, सामाजिक सत्यशोध का दिवस है। यह हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा के हिंदवी स्वराज्य का दिवस है। आज के दिन यहां से शुरू होता है महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन। महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते तो हमको शिवाजी महाराज समझने के लिए बहुत समय लगता। हम कहीं तो भी उनको गागा भट्ट से कम आंक लिए होते। गागा भट्ट हमारे लिए सबसे बड़े उच्च स्थान हो गए रहते और शिवाजी महाराज हमारे लिए छोटे, अगर महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते। साथियों, विषमता के खिलाफ की लड़ाई, शोषण के खिलाफ की लड़ाई और दमन के खिलाफ की लड़ाई, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, विचारों का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। आज के दिन मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को पूरे बिरसा ब्रिगेड की तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। हम आदरांजलि देते हैं। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय फुले।